Hi everyone. So now we are going to continue the lecture series of natural products. So नेचुरल प्रोडक्ट्स या बायोमोलिक्यूल्स में हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स साइक्लिक कैसे होते हैं और डिफरेंट और भी उनके साथ क्या प्रॉपर्टीज़ या रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैसे कैसे देखने को मिलती है एंड डिफरेंट टेस्ट. ठीक है, बट इसके अलावा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में एक इफ़ेक्ट आता है विच इज़ एनोमेरिक इफ़ेक्ट. तो ये एनोमेरिक इफ़ेक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है उसकी बात हम सबसे पहले करेंगे. जैसे सपोज़ आपके पास ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कोई भी एनोमर हो सकता है. अभी हमने फिक्स नहीं किया, वेवी लाइन में तभी दिया है कि अल्फ़ा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है. और जैसे ही हम इस हेमी एसिटल फॉर्म को, है ना, इसे हेमी एसिटल फॉर्म कह सकते हैं हम. हेमी एसिटल फॉर्म को अल्कोहल के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले एसिडिक कंडीशन दी है ना, तो ये OH प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा, H2O वाटर, जो एक गुड लिविंग ग्रुप होता है. तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पर यहाँ फर्दर शिफ्ट करेगा और वाटर रिमूव कर देगा. ठीक है, कि इससे पहले बाहर से कोई स्पीशीज़ आए, ये खुद ब खुद ही यहाँ से इस H2O को रिमूव कर देता है. बट ऐसा करने से, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी न्यूट्रल फॉर्म से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जो मिथेनॉल यहाँ पे दिया था वो अब कार्बन पे अटैक करके इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा. बट क्या देखने को मिलता है, बिकॉज ये हमारे पास अभी डबल बॉन्ड है, प्लेनर सिस्टम है, तो प्लेनर सिस्टम के लिए क्या होता है कि अटैक अप से भी फिजिबल होता है और अटैक डाउन साइड से भी फिजिबल होता है. इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे मिथेनॉल का अटैक करवाती हूँ, सॉरी, जो चेयर फॉर्म हमने बनाई है उसी को बनाएंगे यहाँ पे ऐसे. तो अगर मैं यहाँ पे मिथेनॉल का अटैक कराती हूँ तो OMe इस कार्बन पे अटैक करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा. ठीक है, तो मेरे पास ये जो OMe है ये ऐसे डाउन साइड से यानी एक्सियल वाली साइड से भी अटैक कर सकता है. ठीक है, और जो मेरे पास यहाँ पे दूसरी फॉर्म बनेगी उसमें अप से अटैक भी कर सकता है. ये OMe कहाँ से आ सकता है, इक्वेटोरियल से भी आ सकता है. चांसेस दोनों है, मना नहीं कर सकते आप कि नहीं एक ये वाला अटैक फिजिबल नहीं है, दोनों फिजिबल है. यहाँ से आपके पास एक्सियल अटैक का प्रोडक्ट मिलेगा और यहाँ से आपके पास इक्वेटोरियल अटैक का प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है, अब ये जो दोनों प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे बन रहे हैं, इसमें से क्या देखा गया कि जो ये फर्स्ट प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट के बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा थे. यानी यहाँ पे अगर मेजर बना है इस रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट, तो आपके पास ये बना है जिसमें ये OMe ग्रुप या कोई भी OR ग्रुप एक्सियल पोजीशन से अटैक करना प्रेफर करता है या ऐड होना प्रेफर करता है. और ये इसकी जो प्रेफरेंस है वो एनोमेरिक इफेक्ट से ही एक्सप्लेन की जाती है. ठीक है, तो आपने किया क्या कि एक हेमी एसिटल फॉर्म थी, उसका अल्कोहल के साथ ट्रीटमेंट कराया और अब ये आपके पास कैसी फॉर्म बन चुकी है, एक्चुअल में एसिटल फॉर्म. एसिटल फॉर्म क्यों, क्योंकि इस कार्बन के इस तरफ भी OR ग्रुप है और इस तरफ भी OR ग्रुप है, कोई भी फ्री OH प्रेजेंट नहीं है. बट क्वेश्चन ये बनता है कि ये एनोमेरिक इफेक्ट है क्या, क्यों. जनरली हमने पढ़ा है कन्फर्मेशन में कि कोई भी बल्की ग्रुप होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहना प्रेफर करता है क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है. लेकिन यहाँ मैं क्या कह रही हूँ कि वो इक्वेटोरियल पे नहीं, एक्सियल पे आना प्रेफर कर रहा है. इस एनोमेरिक वाले कार्बन पे एक्सियल पे आना प्रेफर कर रहा है, इसकी प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा बन रहा है. तो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, सुनिए ध्यान से, कि आपके पास ये जो फॉर्म दी गई है, ठीक है, एक्सियल वाली, इसमें क्या होता है, इसे मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि ऐसे सिस्टम्स में हमारे पास ये OR ग्रुप या OMe ग्रुप इस पोजीशन पे क्यों आया. ठीक है, देखो ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास है 2 लोन पेयर और 2 लोन पेयर, जैसे हर कार्बन के पास यहाँ पे 2 पोजीशन है, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, वैसे ही ऑक्सीजन भी क्योंकि रिंग का पार्ट है तो इसके पास भी 2 ऑप्शंस हैं, एक लोन पेयर एक्सियल पे जाएगा, दूसरा लोन पेयर इक्वेटोरियल पे जाएगा.
तो होता क्या है कि आपके पास जो ये एक्सिल वाला लोन पेयर है, क्योंकि ये अप साइड प्रेजेंट है, तो ये OMe जब डाउन साइड से आता है तो ये डाउन साइड वाला ऑर्बिटल इसका होता है सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ऑब्वियस सी बात है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, सिग्मा बॉन्डिंग। तो जो इसका एंटी बॉन्डिंग है यानी सिग्मा स्टार, वो बिल्कुल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। वो इसकी या किसी भी सिस्टम की जहाँ पे बॉन्डिंग है, सिग्मा बॉन्डिंग है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बिल्कुल उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो क्या देखने को मिला कि जो ऑक्सीजन का एक्सिल वाला लोन पेयर है वो, और जो इस OR ग्रुप का सिग्मा स्टार है वो, दोनों ही बिकॉज अप साइड प्रेजेंट हैं। एक्सिल लोन पेयर भी अप और इसका सिग्मा स्टार भी अप, क्योंकि दोनों अप साइड प्रेजेंट हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की एक इंटरेक्शन देखने को मिलती है। एक्सियल लोन पेयर क्योंकि वो डोनेट कर सकता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग क्योंकि वेकेंट है तो वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो जब इस तरीके की इंटरेक्शन हमें देखने को मिलती है कि ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये सिग्मा स्टार एक्सेप्ट कर रहा है, और क्यों हो पा रहा है, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन पैरेलल है, बिल्कुल सेम साइड है। और जब ऐसी इंटरेक्शन देखने को मिलती है तो उससे सिस्टम में हमें इंटरैक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। इंटरैक्टिव रिजल्ट्स भी कैसे, ऐड होने वाले। ऐसा नहीं, इंटरेक्शन दो तरह से होती है, आपके पास एडिटिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। कई बार जैसे वॉन्डरवॉल टाइप की है वो पास आते हैं तो वॉन्डरवॉल रिपल्शन होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। बट अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो उससे सिस्टम वहाँ पे एडिटिव टाइप की इंटरेक्शन शो करता है, सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करता है। वही चीज़ यहाँ पे है कि ये डोनेट कर रहा है और ये एक्सेप्ट कर रहा है, जिसकी वजह से एक अलग बॉन्डिंग बन रही है और सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है। और ये पता कैसे चला था, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कि इस ऑक्सीजन और इस कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ थी वो नॉर्मल स्ट्रक्चर यानी जो एसिटल फॉर्म है और एक हेमी एसिटल फॉर्म है, तो दोनों में जब कंपेयर किया गया तो जो आपके पास एसिटल वाली फॉर्म थी उसमें कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड की लेंथ शॉर्ट हो चुकी थी। तो शॉर्ट होने का मतलब ये है ना कि सिग्मा बन चुका है और अब पाई बनाने की कोशिश कर रहा है, बन तो नहीं रहा है बट स्टिल इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहा है, तभी वो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हुई। इसी चीज़ को हम कहते हैं एनोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि जब OMe आपका एक्सिल पे रहेगा तो उसका एंटी बॉन्डिंग अप होगा। अगर एंटी बॉन्डिंग अप होगा तो ऑक्सीजन का एक्सिल वाला लोन पेयर उसे डोनेट कर सकता है, जिससे सिस्टम को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फील होती है, एक्स्ट्रा एडिटिव इंटरेक्शन फील होती है। और अगर सिस्टम ज़्यादा स्टेबल फील कर रहा है इसके एक्सिल पे आने से तो ये इसी को प्रेफर करेगा। दैट्स वाई एनोमेरिक इफेक्ट एनोमेरिक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा कार्बन बताया था आपको, ये एनोमेरिक कार्बन, कि एनोमेरिक कार्बन पे अगर हमारे पास OR ग्रुप आना चाहता है देन इट विल प्रेफर एक्सिल पोजीशन। और एक्सिल क्यों, ताकि इसके एक्सिल वाले लोन पेयर के साथ इसके एंटी बॉन्डिंग की इंटरेक्शन हो सके, क्योंकि जो इक्वेटोरियल वाला लोन पेयर है उसका ऑर्बिटल किसी भी ऑर्बिटल के साथ पैरेलल ओरिएंटेशन में नहीं आता है। इक्वेटोरियल वालों की नहीं बैठती है सही, बट एक्सिल वाले की बैठ जाती है। दैट्स वाई एनोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग जब भी आप ऐसा कोई क्वेश्चन करवाओ इनमें, ठीक है, हेमी एसिटल से एसिटल फॉर्म बनवाओ या अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाओ, तो ये स्पेशली ध्यान रखना दिमाग में कि मेजर प्रोडक्ट में आपने ये OR ग्रुप सिर्फ और सिर्फ कहाँ से ऐड करना है, एक्सिल वाली पोजीशन से, ड्यू टू एनोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक टर्म आती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। काफ़ी बार सुना होगा, पढ़ा होगा आपने, या फिर इसको दूसरे टर्म में कह लो कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, कि ग्लाइकोसाइड्स अगर बनेंगे तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड खुद आ जाएगा। सबसे सिंपलेस्ट टर्म में समझाती हूँ मैं आपको कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है क्या। जब आपने इसकी हेमी एसिटल फॉर्म को अल्कोहल के साथ एसिडिक कंडीशन में ट्रीट करवाया तो मोनोसेकेराइड की बन गई एसिटल फॉर्म। तो जो एसिटल फॉर्म आपके पास बन के आएगी उसी को ग्लाइकोसाइड कहा जा रहा है। हेमी एसिटल फॉर्म कौन सी, जो अभी अभी आपके साइक्लाइजेशन के थ्रू बनी थी,
वो साइक्लाइजेशन के थ्रू जो फॉर्म बन के आई वो आपके पास एल्कोहल और एसिडिक कंडीशन में जब फर्दर रिएक्ट कर रही है तो वो एसिटल में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है। जो OH पार्ट फ्री था अब वो भी OR से यहाँ पे, जैसे अभी आपको एनोमेरिक इफेक्ट में रिएक्शन बताई, OH पार्ट रिमूव हो गया, OR पार्ट उसकी जगह आ गया, तो वो कैसी फॉर्म थी, एसिटल फॉर्म। उसी एसिटल फॉर्म को क्या कहा जा रहा है, ग्लाइकोसाइड, और उसके साथ जो बॉन्ड एसोसिएटेड है एनोमेरिक कार्बन पे उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जा रहा है। देखो जैसे आपके पास सपोज ये यहाँ पे था OH, ठीक है, और अब इसे हम ट्रीट करवाएंगे यहाँ पे एल्कोहल के साथ, जैसे आपके पास है ROH एंड H+। तो रिएक्शन तो वही होगी जो अभी आपको बताई थी कि ये पहले यहाँ पे इसे क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और एक्सेप्ट करके फिर ये OR यहाँ पे अटैक करेगा और वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अब आप क्या देख रहे हो कि पहले तो एक फ्री OH प्रेजेंट था, अभी मैंने OR आपको दोनों ही पोजीशन में रखा है। वैसे तो आप एनोमेरिक इफेक्ट पढ़ चुके हो तो आपको पता है कि एक्सिल पे आना प्रेफर करेगा, बट मैंने यहाँ पे वेवी फॉर्म में लिखा है ताकि दोनों ही कंसिडर कर लो, ठीक है, एक जनरल लैंग्वेज के लिए, जनरल कंसेप्ट के लिए। सो यहाँ पे आपके पास क्या था कि ये एनोमेरिक कार्बन पे फ्री OH प्रेजेंट था, तो ये फ्री OH हमारे पास जब तक रहता है, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म, तो इसे हम कहते हैं हेमी एसिटल फॉर्म। और जब ये फ्री OH एनोमेरिक कार्बन पे किसी OR ग्रुप के थ्रू रिमूव हो कर दिया जाता है तो इसे हम कहते हैं इसकी एसिटल फॉर्म। तो ये जो एसिटल फॉर्म है इसकी फॉर्मेशन ही ग्लाइकोसाइड्स की फॉर्मेशन है। एसिटल फॉर्म को ही कह रहे हैं हम क्या, ग्लाइकोसाइड्स। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा है, ये जो बॉन्ड है ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्यों, क्योंकि देखो ये जो एनोमेरिक कार्बन है ना, ये आपके पास कौन सा कार्बन था, एनोमेरिक कार्बन। इस एनोमेरिक कार्बन के अगर आप एक तरफ देखो तब भी OR वाली चेन, दूसरी तरफ देखो तब भी OR वाली चेन। तो यही पढ़ा था ना, एक कार्बन पे दोनों OR है, कोई फ्री OH नहीं रहा है, तो वो आपके पास एसिटल फॉर्म है। तो बस एसिटल फॉर्म जो मोनोसेकेराइड्स की बन के आ रही है उसको तुम क्या कह रहे हो, ग्लाइकोसाइड। और जो इस एनोमेरिक कार्बन और बाहर वाले एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है, क्योंकि R कुछ भी हो सकता है, कोई भी एल्काइल चेन हो सकती है, तो बाहर वाले इस एल्कोक्सी ग्रुप के ऑक्सीजन और एनोमेरिक कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसी बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड की नॉलेज हमें होना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज जब हम पॉलीसेकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ेंगे तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले करेगा कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस किस के बीच में है, कौन कौन सी पोजीशन पे है। तो पहले पता तो होना चाहिए कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते किसे है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है जो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी, ठीक है। जब तक फ्री OH है साइक्लिक स्ट्रक्चर में तब तक हेमी एसिटल, फिर जब इसकी अल्कोहल और एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं देन इट विल कन्वर्ट इनटू एसिटल फॉर्म, जो आपने एनोमेरिक इफेक्ट में भी देखा। नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारे पास मोनोसेकेराइड्स हैं। ये नहीं कहूँगी कि साइक्लिक वाले स्ट्रक्चर ही काम करते हैं, जो एसाइक्लिक वाले स्ट्रक्चर है वो HiO4, ठीक है, हमारे पास ये जो हाइड्रोजन पर आयोडेट है इसके साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके जैसे आपके पास ये रिएजेंट नॉर्मली जो भी हमारे पास 1,2 पोजीशन पे डायोल होता है ना, 1,2 पोजीशन पे जो हमारे पास सिस टाइप का डायोल होता है, सिस 1,2 डायोल, दोनों की स्टीरियो सेम होनी चाहिए। तो इसमें ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव करता है और इन्हें कार्बोनिल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। और अब कार्बोनिल प्रोडक्ट्स वो डिपेंड करता है आपके पास कि साथ में ग्रुप्स कैसे हैं। OH होगा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, एक और एक्स्ट्रा OH हुआ तो, अगर R ग्रुप है तो कीटोन बन जाएगा, H और R है तो एल्डिहाइड बन जाएगा। इस तरीके से ये कार्बोनिल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है, बेसिक सा काम है, ठीक है। बट यहाँ पे वो हमारे पास कंप्लीट जो मोनोसेकेराइड दिया है उसकी फ्रेगमेंटेशन हर कार्बन कार्बन बॉन्ड को कैसे क्लीव करता है वो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, क्योंकि कुछ जगह रिएक्शन में ये यूज़ हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, सपोज डी ग्लूकोज का ही, ठीक है। तो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपके पास कैसे होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है।
तो HiO4 यहाँ पे जब रिएक्ट करता है इस डी ग्लूकोज के साथ तो उसके 5 मोल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। 5 मोल्स यूज़ होके हमें 5 फॉर्मिक एसिड मिलता है, ठीक है। जो 1 से लेके 5 तक कार्बन है उनसे हमें मिलता है फॉर्मिक एसिड, और जो हमारे पास 6th कार्बन है उससे हमें मिलता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो 5 फॉर्मिक एसिड और 1 फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है जब कंप्लीट डिसोसिएशन हमें देखने को मिलती है HiO4 के साथ, ये कंप्लीट क्लीवेज देखने को मिलती है, ठीक है। अब वो होता कैसे है वो आपको बताते हैं, बट पहले एक और एग्जांपल, जैसे डी ग्लूकोज की हमने बात करी वैसे ही डी फ्रक्टोज की भी बात कर लेते हैं। तो डी फ्रक्टोज में क्या होता है, यहाँ पे CH2OH, देन डबल बॉन्ड O, देन 3 कार्बन, यहाँ पे CH2OH, OH OH एंड देन OH, ये रहता है डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपके पास, ठीक है। तो डी फ्रक्टोज को जब हम यहाँ पे HiO4 के साथ ट्रीट करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो 5 की ही पड़ती है, 5 HiO4 की, जिसमें से हमें 2 मिलते हैं यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के फ्रेगमेंट, ठीक है, 2 HCHO, देन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 1 कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जाता है, एज वेल हमें यहाँ पे मिलते हैं 3 फॉर्मिक एसिड के फ्रेगमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3, ये 4 और 2 ये हमारे पास 6, तो टोटल 6 कार्बन्स कंप्लीट हो जाते हैं। बट इसके लिए हमें मैकेनिज्म का थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि HiO4 काम कैसे करता है, तो उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं डी ग्लूकोज के साथ, ठीक है। बट ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखिएगा कि डी फ्रक्टोज जब फ्रेगमेंट होता है तो क्या क्या चीज़ देता है, डी ग्लूकोज फ्रेगमेंट होता है HiO4 के साथ तो क्या क्या मिलता है हमें और कितनी क्वान्टिटी में मिलता है, ठीक है। देखो मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से हमारे पास रहता है, ये HiO4 अभी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम डाउन से स्टार्ट कर रहे हैं, ये OH भी अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, इस आयोडीन को, तो ये बन जाएगा O नेगेटिव, ठीक है। और दूसरा भी हमारे पास यहाँ पे ये OH इसे इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये दूसरा जो ऑक्सीजन होगा डबल बॉन्ड वाला ये भी बन जाएगा O नेगेटिव, जो वर्कअप की प्रोसेस से बना देंगे हमारे पास क्या, OH। तो ये जो हमारे पास HiO4 दिया होता है ये किसी भी 1,2 डायोल के साथ इस तरीके से आयोडेट एस्टर बनाता है, ठीक है, और वो फर्दर क्लीवेज करेगा, और वो कैसे अभी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये था ऑक्सीजन, ये था ऑक्सीजन, यहाँ पे था आयोडीन, ये आयोडीन, ये O नेगेटिव बना था, ठीक है, इसे इसने प्रोटॉन दे दिया, OH हो गया। यहाँ पे भी O नेगेटिव बना था, इसे भी इसने प्रोटॉन दे दिया, ये वाला H, और ये भी बन गया OH, एक पहले से ही था और एक कार्बोनिल सॉरी एक डबल बॉन्ड O, ठीक है। बाकी क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। तो ये हमारे पास जब भी HiO4 रिएक्ट करता है तो इस तरीके का पर आयोडेट एस्टर बन जाता है। ये जितना हमारे पास ये रिंग वाला स्ट्रक्चर बना है ये क्या है, पर आयोडेट एस्टर। अब ये पर आयोडेट एस्टर जो है फर्दर फ्रेगमेंट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन कैसे स्टार्ट होगी, किसी भी एक OH के इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजेगा, जैसे अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजेगा फिर इस आयोडीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये आयोडीन और ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को तोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन की वैलेंसी होगी पूरी, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन ऑक्सीजन में जाएंगे। जब ऑक्सीजन का बॉन्ड पूरा हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन आयोडीन को देके यहाँ पे सारा कंप्लीट जो एस्टर बना था उसे क्लीव कर देगा। तो क्या समझ आ रहा है, हमें समझ आ रहा है कि ये जो इतना पार्ट था इससे हमें मिला HC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे बन गया क्या, कार्बोनिल। एक कार्बन हमारे पास यहाँ पे रिमूव हो चुका है और ये है OH, H and then HOH, here OH and H, and after that इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O and H। अब अगर हमें फर्दर HiO4 के साथ इसे ट्रीट करवाना है, ठीक है, ये चीज़ लीव कर चुकी है, ये पता चल गया ना। अब फर्दर करवाना है तो हमें इस पोजीशन पे अल्कोहल लाना पड़ेगा, तभी ये चेन हमारी चलेगी। दैट्स वाई इसमें नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस का मैंडेटरी है। तो OH पार्ट यहाँ पे जाएगा और जैसे ही हमारे पास यहाँ
ये CHO है, ये OHH, OHH, H, यहाँ पे OH और यहाँ पे H रहेगा। तो इस कार्बन पे एक तो ये O नेगेटिव फिर प्रोटॉन लेके बना देगा OH, और साथ में एक OH यहाँ से जो अभी अटैक कर रहा है वो ऐड हो जाएगा। तो अब आपके पास अगेन 1-2 पोजीशन पे आपको मिल गया ना, तो आयोडीन यहाँ पे जो HiO4 की फॉर्म में प्रेजेंट है अगेन पर आयोडेट एस्टर बनाने के लिए रेडी है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये OH, ये H, ये CHO, यहाँ पे H, ये OH, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन एंड दिस कार्बन हैज़ अगेन ऑक्सीजन, यहाँ पे है OH, यहाँ H। ये ऑक्सीजन आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक भी OH, दूसरा भी OH, तीसरा भी OH और चौथा डबल बॉन्ड O। अब इसमें से किसी भी एक OH के इलेक्ट्रॉन्स फर्दर शिफ्ट करेंगे, ये यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, देन कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड देन ऑक्सीजन आयोडीन बॉन्ड। तो ध्यान दो कि इतने से सिस्टम से क्या निकल के आया, H, देन कार्बन डबल बॉन्ड O एंड देन OH, ठीक है। और इस सिस्टम पे आपके पास अब क्या रह गया, एक कार्बन फिर निकल गया ना, ये रहा OH, H, CHO, देन OH एंड H, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O एंड H, यही है ना। तो इस तरीके से आपके पास फर्दर ये प्रोसेस रिपीट करनी है आपने, ठीक है। रिपीट करते जाना है कब तक, जब तक आप इस एंड वाले कार्बन की, या इसे फर्स्ट और इसे सेकंड कहते हो, तो इन दोनों कार्बन की क्लीवेज ना करा दो। तो इस तरीके से क्या है कि HiO4 नॉर्मली हमने पढ़ा है कि सिस 1,2 डायोल में कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज करता है, तो वो सेम रिएजेंट यहाँ भी काम करता है, फ्रेगमेंटेशन करता है, जैसे डी ग्लूकोज में बता रही हूँ मैं। तो फर्स्ट स्टेप का हमें समझ आ गया, बट उसके बाद क्योंकि हमें OH चाहिए तो हाइड्रोलिसिस, जहाँ भी कार्बोनिल बन गया हाइड्रोलिसिस कराओ, उस पर OH आपके पास बाहर से ऐड हो जाएगा और एक उसका खुद का बन जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो। फिर हमें 1,2 पे OH ही तो चाहिए था, उससे फिर पर आयोडेट एस्टर बनेगा, क्लीवेज होगी, फिर सिस्टम आपके पास। फर्क क्या है कि यहाँ पे HH था इसलिए हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड निकला, यहाँ पे OH एक्स्ट्रा था इसलिए फॉर्मिक एसिड हमारे पास रिमूव हुआ। सो आगे का जो मैं यहाँ पे इन 4 कार्बन के लिए नहीं कर पाई हूँ वो आपके लिए होमवर्क है। सेम इसी प्रोसेस के थ्रू इसे फर्दर प्रोसीड करना है और बिल्कुल एंड तक इन सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड को इसी तरीके से क्लीव करना है। और जो रिजल्ट आपको मैंने लिखवाए हैं कि इतने फॉर्मिक एसिड या इतना फॉर्मेल्डिहाइड मिलना चाहिए, तो वो चेक भी ज़रूर कर लेना है पूरी प्रोसेस में कि उतना मिल रहा है या नहीं। स्टिल अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मेरे से क्लियर कर लेना है। ऑल राइट, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास मोनोसेकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स में है वो है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की पहचान। कि प्रैक्टिकली अगर हमारे पास टेस्ट हो रहे हैं तब तो हम बता पा रहे हैं कि हमारे पास ये रिजल्ट आता है तो रिड्यूसिंग है, नहीं आता है तो नॉन रिड्यूसिंग है, बट पेपर पे हमें स्ट्रक्चर्स को देखते हुए कैसे समझ आएगा कि कौन सा शुगर रिड्यूसिंग है और कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे करते हैं। देखो जैसे आपके पास है हेमी एसिटल फॉर्म और एसिटल फॉर्म, 2 फॉर्म्स ड्रॉ करिए ना, कैसे पता चल रहा है इस एनोमेरिक पोजीशन पे। तो जब इस एनोमेरिक पोजीशन पे फ्री OH प्रेजेंट है तो हेमी एसिटल फॉर्म, अगर OR हो चुका है तो आपके पास कैसी फॉर्म है, एसिटल फॉर्म। अब आपको पहले बताया था कि जब हेमी एसिटल फॉर्म होती है तब हम कहते हैं दैट बेस कैन रिएक्ट, और जब आपके पास एसिटल फॉर्म होती है तब हम क्या कहते हैं दैट बेस कैन नॉट रिएक्ट ओनली एसिड, यानी एसिड की प्रेजेंस में ही ये काम करता है, बेस की प्रेजेंस में इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये था कि सपोज आपने यहाँ पे बेस दिया, बेस को ये एक एसिडिक प्रोटोन लगा, ये इस प्रोटोन को रिमूव कर जाएगा, तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रहते हैं तो हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। मतलब क्या है इसका कि ये जो हेमी एसिटल फॉर्म है अगर हम इसे किसी बेस के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये अपनी ओपन चेन स्ट्रक्चर में इक्विलिब्रियम में जा सकता है, इन इक्विलिब्रियम विद ओपन चेन स्ट्रक्चर, इन इक्विलिब्रियम विद ओपन चेन स्ट्रक्चर। मतलब कि अगर हमारे पास हेमी एसिटल फॉर्म है, फ्री OH प्रेजेंट है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन फर्दर टोटोमेराइज होके या शिफ्ट होके इसे फिर से कार्बोनिल वाला
मॉलिक्यूल या कार्बोनिल वाला सेंटर बना सकते हैं और ये वापस फिर अल्कोहल में चला जाएगा जैसे ओपन स्ट्रक्चर में होता था। तो अगर हमें वापस कार्बोनिल मिल सकता है, वो अपने वापस ओपन चेन स्ट्रक्चर में जा सकता है, इट मीन्स हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास जो कार्बोनिल सिस्टम अगर है तो वहाँ पे जो रिड्यूसिंग शुगर्स की बात हो रही थी, तो रिड्यूसिंग शुगर क्या थी कि जो मेटल को रिड्यूस कर रही थी और खुद की ऑक्सीडेशन कर रही थी। ऐसा ही हो रहा था, मेटल को रिड्यूस कर रही थी और खुद को ऑक्सीडेशन खुद की हो रही थी। बट ऑक्सीडेशन कब हो पा रही थी? जब कार्बोनिल सिस्टम था। ठीक है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जब फ्री OH के साथ रहता है या हेमी एसिटल फॉर्म में रहता है तो वो अपनी ओपन चेन स्ट्रक्चर में जा सकता है। ओपन चेन स्ट्रक्चर में हमें कार्बोनिल मिल जाएगा और कार्बोनिल की ऑक्सीडेशन अगर वो एल्डिहाइड है तो पॉसिबल है। तो अगर मेटल इसे ऑक्सीडाइज कर पा रही है, इट मीन्स ये मेटल को रिड्यूस कर पा रहा है। तो सिंपली हम लिखेंगे इट कैन रिड्यूस मेटल। ठीक है, जो भी आपके पास मेटल थी जैसे Ag+ या Cu2+, उन मेटल्स को ये रिड्यूस कर सकता है एंड कैन ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, और खुद की क्या करवा सकता है? ऑक्सीडेशन। अगर दूसरे की रिडक्शन करा रहा है तो खुद की क्या हो रही है? इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऐसे केस में इस टाइप की फॉर्म में रहने वाली जो शुगर्स होंगी उन शुगर्स को हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। यानी अब आप कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हो फर्दर, क्योंकि मोनोसेकेराइड्स का तो हमने बहुत डिस्कस कर लिया। डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल और उसके स्ट्रक्चर्स कुछ हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे और उसमें फिर हम ये बताएंगे कि कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है। तो उसके लिए यही कंसेप्ट काम आएगा कि अगर हमारे पास एनोमेरिक कार्बन पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी एनोमेरिक कार्बन पे फ्री OH प्रेजेंट है तो वो रिड्यूसिंग शुगर होती है, और अगर हमारे पास फ्री OH एनोमेरिक कार्बन पे नहीं है तो वो हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। और इसकी वजह इसके बिल्कुल अपोजिट। क्यों? क्योंकि इट कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, इट कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम विद ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्योंकि यहाँ पे तो फ्री OH प्रेजेंट था तो ओपन चेन में चला गया, ये तो ना बेस के साथ रिएक्ट करेगा ना ये OR बॉन्ड इतनी इजीली टूट सकता है बेसिक कंडीशन में। इट मीन्स ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में नहीं जा सकता। अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं जाएगा तो हमें कोई भी रिडक्शन किसकी? मेटल की देखने को नहीं मिलेगी। और जब ये शुगर जो भी हमें दिया है वो मेटल को रिड्यूस नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर ही तो कहेंगे। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा सिंपल तरीके से दिमाग में बिठा लो कि अगर एनोमेरिक कार्बन पे फ्री OH है तो वो रिड्यूसिंग शुगर होती है, अगर फ्री OH नहीं है, वो अपनी एसिटल फॉर्म में है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। और उसके पीछे वजह क्या है वो मैंने आपको बिल्कुल स्टेप वाइज यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स के करेंगे, स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे और साथ साथ हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है और कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने कुछ डाइसेकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं। पहला है मेल्टोज, देन है सेलोबायोज, देन लैक्टोज। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मेल्टोज है, क्योंकि डाइसेकेराइड है मीन्स दो मोनोसेकेराइड से मिलके बना है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी दो यूनिट से मिलके बना है। तो ये हमारे पास है दो डी ग्लूकोज यूनिट्स जब आपस में ज्वाइन करती हैं थ्रू विच लिंकेज? अल्फा 1,4- ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इस एनोमेरिक कार्बन पे ये डाउन वाला बॉन्ड है ना, तो डाउन वाला बॉन्ड आपके पास कौन सा होता था? अल्फा एनोमर का, इसलिए एनोमेरिक पोजीशन पे ये अल्फा बॉन्ड यूज़ किया गया है। तो अल्फा ये इसका फर्स्ट कार्बन है इस रिंग का, ठीक है, और इस रिंग में ये कौन सा कार्बन है? फोर्थ। बट दोनों को हम नॉर्मल एक तरीके से तो नहीं रख सकते, एक को 1 2 3 4 किया है तो दूसरे को 1 2 3 ऐसे करना पड़ेगा। तो इसलिए जो एनोमेरिक कार्बन से बॉन्ड है, अगर वो अल्फा यूज़ हो रहा है तो अल्फा, बीटा यूज़ हो रहा है बीटा, वो लिखना है। हमने अल्फा लिख दिया, इस रिंग की फर्स्ट पोजीशन, इस रिंग की फोर्थ पोजीशन, 1 4 एंड देन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये बस कंफर्म होना चाहिए कि कोई भी हमारे पास पॉलीसेकेराइड या डाइसेकेराइड कितनी हमारे पास मोनोसेकेराइड से मिलके बना है, एज वेल उनके बीच में लिंकेज कैसी है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं सेलोबायोज की बात करूँ तो सेलोबायोज में भी मेरे पास दोनों डी ग्लूकोज ही होते हैं,
बट यहाँ पे लिंकेज का फ़र्क पड़ जाता है। ये चीज़ मैंने पहले भी मेंशन करी थी कि लिंकेज हमारे लिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लिंकेज चेंज होती है तो हमारे पास वो, जैसे प्रोटीन्स में बताया था या पेप्टाइड्स में बताया था कि अमीनो एसिड का अगर सीक्वेंस चेंज होता है तो वो कुछ अलग ही बन जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी अगर लिंकेज आपके पास चेंज होती है या कोई एक यूनिट चेंज होती है तो वो कोई नया हमारे पास सैकेराइड बन जाता है। ठीक है, देखो जैसे आपके पास ये है दोनों डी ग्लूकोज ही, बट इस एनोमेरिक कार्बन पे देखो अप वाला बॉन्ड आ चुका है ना अब, तो ये कौन सा होता है, बीटा। पोजीशन अभी भी वही है, इसकी फर्स्ट और इसकी फोर्थ। सो बीटा 1,4- ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो सिर्फ लिंकेज का फर्क था, देख लो यहाँ पे अल्फा थी तो मेल्टोज बन गया, अगर बीटा टाइप की लिंकेज है तो सेलोबायोज हो गया। ठीक है, और तीसरी लैक्टोज। तो लैक्टोज में हमारे पास जो है अब फर्क यूनिट में है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक जो यूनिट है वो यूज़ की जाती है डी गैलेक्टोज की, दूसरी यूनिट तो यूज़ की जाती है डी ग्लूकोज की ही। यहाँ पे डी गैलेक्टोज कैसे पता चला, इस OH की पोजीशन से। आपके पास अगर ग्लूकोज होता तो OH इस पोजीशन पे डाउन होता, डी गैलेक्टोज है, दैट्स वाई यहाँ पे OH कहाँ दिया गया है, अप पोजीशन पे दिया गया है। तो यहाँ हमारे पास अब सेम बॉन्डिंग अगर आप देखो तो ये बॉन्डिंग बिल्कुल वैसे ही है, बीटा 1,4- ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा 1,4- ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बट यहाँ पे फ़र्क क्या हुआ कि ये यूनिट चेंज हो गई है, एक डी गैलेक्टोज है एक डी ग्लूकोज है। तो जब डी गैलेक्टोज एंड डी ग्लूकोज आपस में बीटा 1,4- ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू ज्वाइन होते हैं तो जो डाइसैकेराइड बनता है उसे हम कहते हैं लैक्टोज। ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात, बट इन स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमें कैसे पता चल रहा है कि ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग। सो क्या करना है, आपने पूरे मॉलिक्यूल में एनोमेरिक कार्बन देखने हैं। यहाँ एक ये एनोमेरिक कार्बन है, एक ये एनोमेरिक कार्बन है। इस एनोमेरिक कार्बन पे तो OR ग्रुप है, ठीक है, बट इस एनोमेरिक पे फ्री OH है, इस पे अगेन OR ग्रुप है, बट इस एनोमेरिक कार्बन पे फ्री OH है। मतलब पूरे मॉलिक्यूल में किसी भी एनोमेरिक पोजीशन पे, इस एनोमेरिक पोजीशन पे OR है बट यहाँ पे फ्री OH प्रेजेंट है। तो पूरे मॉलिक्यूल में किसी भी एनोमेरिक कार्बन पे अगर फ्री OH प्रेजेंट रहेगा तो वो आपके पास हमेशा किस कैटेगरी में आएंगे, रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे चेक करना है कि अगर फ्री OH सारे जितनी भी यूनिट्स हैं उनके किसी भी एनोमेरिक कार्बन पे अगर OH मिल जाता है तो वो कैसा होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। अब डाइसैकेराइड में ही हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है सुक्रोज का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल आता है, सुक्रोज का। और सुक्रोज जो है वो हमारे पास मिलके बनता है दो, क्योंकि डाइसैकेराइड है तो 2 यूनिट्स रहती हैं, और 2 यूनिट किस किस की, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। सो ये आप लोगों के लिए है होमवर्क, ये आप लोगों के लिए है होमवर्क कि सुक्रोज का आप लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। यूनिट मैंने बता दी है, लिंकेज आप लोगों ने खुद वहाँ पे देखनी है। एक हिंट मैं ज़रूर दे देती हूँ कि इसमें आपको 2 टाइप की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेंगी, बिकॉज यहाँ पे तो क्या हो रहा था कि एक ही रिंग की एनोमेरिक कार्बन या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यूज़ हो रहा है। ये वाली पोजीशन ग्लाइकोसिडिक तो नहीं होती है ना इस रिंग के रिस्पेक्ट में, तो एक की यूज़ हो रही है तो एक ही टाइप के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बट इसमें मैं हिंट दे देती हूँ कि आपके पास दोनों ग्लूकोज की भी और फ्रक्टोज की भी एनोमेरिक पोजीशन लिंकेज में इन्वॉल्व होंगी। तो ग्लूकोज की तरफ से जो लिंकेज होगी उसको अलग नाम देना है, और फ्रक्टोज की तरफ से जो लिंकेज होगी उसको अलग नाम देना है, क्योंकि दोनों की एनोमेरिक पोजीशन ही आपस में लिंकेज में आती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके फिर आप लोगों ने बताना है मुझे कि सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। वैसे हिंट मैंने यहाँ पे दे ही दिया है, सो आई होप आप ये बहुत ईजिली कर लोगे। स्टिल अगर कोई डाउट रहेगा आपको इसके बारे में तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड्स की, कि उसमें हम कैसे देखते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को। सो पॉलीसेकेराइड्स में जैसे आपने एग्जांपल पढ़ा होगा स्टार्च का। ठीक है, स्टार्च अपने आप में ही काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, और ये किस किस से मिलके बना होता है, स्टार्च में अमाइलोज एज वेल
एमाइलोपेक्टिन, दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो अब स्टार्च का स्ट्रक्चर अपने आप में इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको तो हम स्टडी नहीं कर सकते, बट उसके देखो स्टार्च खुद एक पॉलीसेकेराइड है, एज वेल उसके जो कंपोनेंट्स हैं एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन वो भी पॉलीसेकेराइड्स हैं। तो आप खुद समझ सकते हो कि कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। तो इन्हें हम थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को, तो उससे आइडिया लग जाता है कि इन दोनों को पढ़ लिया मतलब स्टार्च के बारे में भी जान लिया। तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में सबसे पहला डिफरेंस तो क्या है कि अमाइलोज आपके पास नॉन ब्रांच्ड है, इसकी कोई ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे एक लीनियर चेन चलती रहती है। बट अमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच्ड है, ये लीनियर नहीं चलता है, इसमें 2 टाइप की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलती है, ठीक है। अब वो आपके पास कैसे, पहले बात कर लेते हैं अमाइलोज की। जैसे हमने यहाँ पे 3 यूनिट्स, ठीक है, 3 यूनिट्स ली हैं किसकी, डी ग्लूकोज की, 3 यूनिट्स ऑफ डी ग्लूकोज। ये पहली यूनिट, ये दूसरी यूनिट, ये तीसरी यूनिट। बट एक चीज़ आप देखो कि इसकी अगर पहली यूनिट है तो वो भी अभी फर्दर बॉन्डिंग शो कर रही है, जो लास्ट वाली यूनिट है वो भी फर्दर बॉन्डिंग शो कर रही है। मतलब इस तरीके से आपके डी ग्लूकोज की यूनिट्स फर्दर जुड़ती ही जाती हैं, ये फ्री नहीं रहता है। तो यहाँ पे भी एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है, यहाँ भी एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है, यहाँ भी एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है। इट मीन्स इसके पूरे ही स्ट्रक्चर में कहीं पे भी एनोमेरिक कार्बन फ्री OH पोजेस नहीं कर रहा। और अगर एनोमेरिक कार्बन पे फ्री OH नहीं है देन इट विल बी डिफाइंड एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो जो पॉलीसेकेराइड में अमाइलोज है वो हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर रहता है, क्योंकि किसी भी एनोमेरिक पोजीशन पे हमें फ्री OH नहीं मिलेगा। और अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूं तो सब जगह हमारे पास इसी टाइप की बॉन्डिंग है, अल्फा 1,4- ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना, अल्फा 1,4- ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे अमाइलोपेक्टिन की, तो अमाइलोपेक्टिन में एक चीज़ तो कॉमन है यहाँ पे भी सारी हमारे पास डी ग्लूकोज की यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स किसकी यूज़ हो रही है, डी ग्लूकोज की। बट जैसे एक फ्रेगमेंट आपको अमाइलोपेक्टिन का बताया है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक ये वाली बॉन्डिंग तो है, यानी अल्फा 1,4- ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,4- ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,4- ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये तो है। बट इसके साथ ये एनोमेरिक पोजीशन है और इस एनोमेरिक पोजीशन की ये फर्स्ट पोजीशन है, और अगर ये 4- है तो ये 5- रही होगी और ये कार्बन 6-। इट मीन्स ये जो ऑक्सीजन है ये इसकी फर्स्ट पोजीशन और इसकी 6- पोजीशन के बीच में आ रहा है। तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, क्योंकि ये भी अल्फा ही है, ठीक है, एक्सियल वाले इससे बनाया हुआ है, तो इक्वेटोरियल होता अगर एनोमेरिक पे तो बीटा बोलते, एक्सियल से ही है तो अल्फा। बट पोजीशन अब चेंज हो चुकी है, इसकी फर्स्ट तो इसकी 6-। सो अल्फा 1,6- ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी अमाइलोपेक्टिन में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे मैं बस यही बताना चाह रही थी आपको कि जो अमाइलोज नॉन ब्रांच स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप की लिंकेज है, बट अमाइलोपेक्टिन क्योंकि ब्रांच्ड है तो उसमें हमें 1,4- ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज यूनिट्स तो मिलेगी, साथ में एक और एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे लिंकेज देखने को मिलती है विच इज़ अल्फा 1,6- ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और क्लियरली हमें पता चल रहा है कि यहाँ भी कोई एनोमेरिक कार्बन पे फ्री OH नहीं था, यहाँ भी किसी भी फ्री एनोमेरिक कार्बन पे फ्री OH प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स अमाइलोपेक्टिन भी हमारे पास किस टाइप की शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो कलेक्टिवली रिजल्ट बनता है कि स्टार्च भी कैसी शुगर है हमारे पास, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इस तरीके से आप पेपर पे स्ट्रक्चर को देखते हुए ये बताते हो कि किसी भी यूनिट में अगर एनोमेरिक कार्बन पे फ्री OH नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और कहीं पे भी एनोमेरिक पोजीशन पे फ्री OH है तो वो आपके पास रिड्यूसिंग। दैट्स वाई अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों ही हमारे पास किस टाइप की शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो इस तरीके से आप पता कर रहे हो। अब आपके लिए एक होमवर्क दे देते हैं हम। पॉलीसेकेराइड्स में एक एग्जांपल आता है सेलुलोज, सुना होगा आपने, प्लांट्स में मिलता है, ठीक है, मतलब प्लांट किंगडम में इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी देखने को मिलती है। तो सेलुलोज जो है वो आप
प्लांट्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। और ये भी हमारे पास डी ग्लूकोज की सब यूनिट से मिलके ही बना होता है। सारी इसमें कौन सी यूनिट्स होती है? डी ग्लूकोज, ठीक है। बट उन डी ग्लूकोज की यूनिट्स की जो लिंकेज है वो किस टाइप की होती है ये आपको पता करना है, बिकॉज लिंकेज अगर आपको पता चल गई, आफ्टर दैट यू कैन डिटेक्ट कि सेलुलोज हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर होता है या नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं आपके पास, एक पहले आपने डाइसेकेराइड में सुक्रोज का पता करना है और इसमें पॉलीसेकेराइड में आपने सेलुलोज का। किन मोनोसेकेराइड से मिलके बना है वो मैंने आपको बता दिया है। काम आपका उसकी बॉन्डिंग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का पता करना है एंड उसके बेसिस पे आप बताओगे कि विच इज़ रिड्यूसिंग शुगर एंड विच इज़ नॉन रिड्यूसिंग। ऑलराइट, सो एक और टॉपिक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ रहता है और वो है प्रोटेक्शन ऑफ डायोल। कई बार आपके पास रिएक्शन दी होती है तो उस रिएक्शन में एक स्टेप या दो स्टेप जो भी है प्रोटेक्शन वाले भी इंक्लूड कर देता है। तो जैसे आपके पास यहाँ पे मैंने ये नोट लिखा है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कहता है ये नोट कि अगर स्पेसिफिकली कहीं पे 1,2 डायोल भी है और 1,3 डायोल भी है, तो अगर बेंजल्डिहाइड विद एसिडिक कंडीशन यूज़ किया है तो वो स्पेसिफिकली 1,3 डायोल की प्रोटेक्शन करता है, और अगर कहीं पे 1,2 डायोल भी है 1,3 डायोल भी है बट आपको एसीटोन दिया गया है तो वो स्पेसिफिकली 1,2 सिस डायोल की प्रोटेक्शन करता है। ये बात याद रहनी चाहिए। बट इन केस आपके पास सपोज 1,2 डायोल दिया है और सामने बेंजल्डिहाइड दे दिया है, 1,3 है ही नहीं पूरे सिस्टम में, तो फिर उसको मजबूरन 1,2 को ही करना पड़ता है। ये हमारे पास कंडीशन कब आती है? जब उसके पास चॉइस है 1,2 भी है 1,3 भी है, तो बेंजल्डिहाइड 1,3 को चूज़ करेगा और एसीटोन जो है वो 1,2 डायोल जो सिस में होगा उसे चूज़ करेगा, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं कि आफ्टर प्रोटेक्शन वो कैसे नज़र आते हैं। जैसे अगर आपको इस फॉर्म में दिया है और बेंजल्डिहाइड विद एसिडिक कंडीशन दिया है तो ये आपके पास होगा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड और ये थर्ड। जस्ट मैं 1,3 रिलेशन के लिए बता रही हूँ, वैसे नॉमेनक्लेचर नहीं कर रही। तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन का जो आपके पास एल्कोहल है, क्योंकि बाकी सारे एल्कोहल का 1,2 रिलेशन है, तो इन दोनों एल्कोहल का जो ये 1,3 डायोल वाला रिलेशन है, अगर इसे प्रोटेक्ट करना है विद बेंजल्डिहाइड तो इसका प्रोडक्ट कुछ ऐसा नज़र आता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये वो कार्बन है जिसके पास ये पीएच और एच प्रेजेंट था, ठीक है। बाकी जो इसका ऑक्सीजन है वो तो हमारे पास यहाँ पे फर्दर इसका भी ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व हो चुका है और वाटर रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो इसमें बस खास बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो क्या, कि ये जो फिनाइल है इसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है। दैट्स वाई इसे मैंने स्पेशली यहाँ पे सर्कल किया है, या डाउन पोजीशन पे रखना है, क्योंकि जनरली हमारे कंसेप्ट्स क्या कहते हैं कि जो बल्की ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज़्यादा स्टेबल रहता है। दैट्स वाई प्रोटेक्शन करने के बाद ये ऐसा कुछ नज़र आएगा जिसमें हमारे पास इस कार्बन पे जो ये बेंजल्डिहाइड का फिनाइल है ये कौन सी पोजीशन पे आना चाहिए, यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। तो ये तो होगी बात आपके पास किसकी, 1,3 डायोल के प्रोटेक्शन की, अगर आपको चेयर फॉर्म में दिया है तो। बट इन केस ये आपको इस तरीके से दिया हुआ है, ज़रूरी थोड़ी चेयर फॉर्म में देगा, ये ऐसे प्लेनर फॉर्म में भी दे सकता है, जैसे हैवर्थ प्रोजेक्शन पड़ी उस हिसाब से भी दे सकता है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में दिया है तो आपने ऐसे कुछ रखना है कि ये आपके पास फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो 1,3 कार्बन की प्रोटेक्शन यहाँ पे हो रही है। और जब यहाँ पे प्रोटेक्शन होगी तो ये वो कार्बन है जिसके पास फिनाइल है। तो यहाँ पे समझा दिया ना मैंने कि फिनाइल कैसा आना चाहिए, बिलो, इसलिए अगर यहाँ स्टीरियो पूछता है तो डॉटेड दिखानी है आपने, बिलो द प्लेन, डाउन दिखानी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ की टेंशन मत लेना कि यहाँ पे 1,3 डायोल में ये अप है और ये डाउन, तो क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन एक्स्ट्रा है तो वो उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा, ठीक है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी शो कर देगा, तो उसकी दिक्कत नहीं आएगी हमारे पास। ये दिक्कत आती है जब 1,2 सिस्टम है, छोटा सिस्टम है, उसमें एक्स्ट्रा कार्बन नहीं है तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती, इसलिए उसका सिस होना बहुत ज़रूरी है। बट 1,3 के केस में सिस ट्रांस कोई भी है इन्वॉल्व हो सकता है, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये डी ग्लूकोपायरेनोज फॉर्म है, जब 6 मेंबर्ड ऐसे फॉर्म दी है तो ये कौन सी फॉर्म है, डी ग्लूकोपायरेनोज, और जब 5 मेंबर्ड में दी है देन डी ग्लूकोफ्यूरेनोज, डी ग्लूकोफ्यूरेनोज, यानी 5 मेंबर्ड
रिंग की फ्यूरैन के जैसे दिखने वाली रिंग की फॉर्म में भी ग्लूकोज को डिराइव किया जा सकता है। अगर 6 मेंबर्ड में कर रहे हैं तो पायरेनोज, 5 मेंबर्ड में कर रहे हैं तो फ्यूरेनोज। तो वो कुछ ऐसी दिखती है, ये डी ग्लूकोज ही हैं सारे हमारे पास अलग अलग फॉर्म में। तो अगर ऐसा दिया है और सपोज सामने आपको एसीटोन विद एसिडिक कंडीशन दिया है, तो एसीटोन कहाँ कहाँ फोकस करेगा, 1,2 डायोल, बट कैसे होने चाहिए, सिस होने चाहिए या सिस बन सकते हैं। तो देखो मैंने एक तो ये 1 और ये 2, 1,2 पोजीशन के डायोल को यहाँ प्रोटेक्ट किया, एज वेल ये 1 और ये 2, इस 1,2 को प्रोटेक्ट किया, इन 1,2 को प्रोटेक्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो OH है इसके लिए कोई कंफर्मेशन फिक्स नहीं की है कि अबव होगा या बिलो। इट मीन्स ये इसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर सकता है, अगर ये बिलो है तो ये भी बिलो में आ सकता है, सिस बन सकता है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन कि अगर ये OH बिलो है तो ये वेवी फॉर्म में दिया है, इट मीन्स ये भी इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है। अगर ये बिलो है तो जब ये साइक्लिक रिंग बनानी होगी तो ये वेवी वाला बिलो हो सकता है, क्योंकि वेवी का मतलब ही ये होता है बिलो भी अबव भी, कुछ भी बन सकता है। बट यहाँ अगर हम देखें इस 1,2 रिलेशन में तो ये अबव दिया है, ये बिलो दिया है। यहाँ ऐसा नहीं है कि उसके पास कुछ और कन्फर्मेशन में जाने के चांसेस हैं। तो अप और बिलो मतलब ट्रांस, और ट्रांस में ये वाली रिंग 5 मेंबर्ड स्टेबल नहीं बन सकती। इसलिए हमारे पास 2 पोजीशंस हैं, एक ये 1,2 पोजीशन है जहाँ पे प्रोटेक्शन हो सकती है एसीटोन के साथ, और ये 1,2। तो यहाँ पे ज्योमेट्री का खास ध्यान रखना है कि सिस दी हो या ऐसी दी हो जो सिस में कन्वर्ट हो सकती है, उसके पास ऑप्शन है, सिर्फ वहीं पे प्रोटेक्शन करानी है। तो एसीटोन में आपके पास क्या रहते हैं, 2 मिथाइल रहते हैं ना, ठीक है। तो वाटर के रिमूवल के साथ ये जो 2 मिथाइल है ये इस कार्बन पे नज़र आ जाते हैं, ठीक है, वैसे ही इस कार्बन पे नज़र आ जाते हैं। तो यही चीज़ में प्रोटेक्शन ऑफ डायोल में आपको समझाना चाह रही थी कि अगर बेंजल्डिहाइड दिया है तो 1,3 डायोल, अब इस फॉर्म में भी दे सकता है, इसमें भी दे सकता है, आपने दोनों में ही ड्रॉ करने सीखने हैं। और थर्ड, अगर ज़रूरी नहीं है कि पायरेनोज में दिया है, 5 मेंबर्ड फ्यूरेनोज फॉर्म में भी दे सकता है। तो इसमें अगर हमें 1,2, क्योंकि 1,3 अब हमारे पास है ही नहीं, 1,2 वाला हम कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। 1,3 वैसे हमारे पास यहाँ पे है भी, लेकिन जो ज़्यादा अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो एसीटोन के साथ रहेगा, क्योंकि ये 1,2 भी प्रोटेक्ट हो जाएगा, एज वेल ये 1,2 भी प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इस बात को याद रखना, काम आएगी। अगर सिलेक्टिविटी है तो बेंजल्डिहाइड 1,3 को चूज़ करता है, अगर सिलेक्टिविटी है तो एसीटोन 1,2 सिस वाले को चूज़ करता है। बट अगर कोई सिलेक्टिविटी है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, सारे 1,2 ही दिए हैं, सारे 1,3 ही दिए हैं, तो मजबूरन हमारे पास सामने चाहे बेंजल्डिहाइड है चाहे एसीटोन है, उसे वो काम प्रोटेक्शन का करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो ये सारे कंसेप्ट्स हमारे पास आते हैं अंडर शुगर केमिस्ट्री और कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री, ठीक है।